हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं मेंस फिजिक डिवीजन से, क्योंकि बाकी डिवीजन्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। तो इन टोटल यहाँ पर 59 एथलीट्स जो अपियर हुए थे और इस होप से आए थे कि या तो टॉप 10 में आ जाएंगे या फिर टॉप 6 में, और कुछ एथलीट्स जो एक्चुअल में पता होगा जिनको अपनी फिजिक के कैलिबर के बारे में कि दे कैन मेक इट टू इवन हायर। और जब पहले ग्रुप में बुलाए गए एथलीट्स को फॉर द फर्स्ट लुक इंडिविजुअल पोजिंग से भी पहले की अगर बात करें तो उसमें आते हैं कुछ जाने माने चेहरे। एरिन बैंक्स, जिनकी बहुत हाइप चल रही थी ओलंपिया से पहले ही, और अब ये विनर भी बन चुके हैं इस डिवीजन के। उनके साइड में है अली बिलाल। एंड पर्सनली गाइस, जब मैं लाइव देख रहा था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही आ रहा था कि अली बिलाल वाज लुकिंग अमेजिंग। इतने एथलीट्स में से कुछ एथलीट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल पोजिंग में ही हाईलाइट अलग से हो जाते हैं। आई डोंट नो गाइस, अली बिलाल में ऐसा एक चार्म है जो बहुत निकल कर आता है। वो एक स्माइल देते हैं बहुत ही पॉजिटिव, एंड फिर उनके एब्स तो जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड हैं ही, और इस बार उनका साइज भी इंक्रीज था सिग्निफिकेंटली, जिससे उनकी मदद हुई। एंड ही वाज एक्चुअली लुकिंग गुड स्टैंडिंग बिसाइड्स एरिन, जो आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है। फिर अगर हम नजर डालते हैं राइट साइड पे तो हमें दिखते हैं भुवन चौहान, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनका शॉर्ट इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने कहा कि 1.7 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, एंड आई थिंक विच इज अ वेरी प्राउड थिंग एज वेल। बट पोजिंग पर आते हैं तो ये इतने ज्यादा खास नहीं लग पाए। जब मैं लाइव देख रहा था ना, तभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करा था, जिसमें मैंने लिखा गाइस अली बिलाल बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और एरिन को टक्कर दे रहे हैं, वहीं भुवन थोड़े फ्लैट और स्मॉल लग रहे हैं। मैंने जरूरी समझा कि कुछ चीज़ों की अपडेट आपको टाइम टू टाइम दे दूं ताकि आप लोगों को भी पता लगता रहे। अब ये मेरे इनिशियल थॉट्स से गाइस बिल्कुल, और फिर जैसे जैसे पोजिंग आगे बढ़ती गई सारे एथलीट्स का फर्स्ट लुक हो गया। फिर सबको इंडिविजुअल पोजिंग के लिए बुलाया गया। 3 नंबर था एरिन बैंक्स का, और यहाँ आई डोंट नो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे एरिन बैंक्स में वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखा। एक टाइप का ईगो या और कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो क्या बोलेंगे उसको, बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगा जो गलत भी हो सकती है और जो सही भी हो सकती है। सो अगर हम उनको 2021 के पोजिंग से कंपेयर करें तो मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। बाकी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन गाइस ये भी है कि उनके आंट की डेथ हो गई थी अक्टूबर में, एंड देन ही वाज ग्रीविंग। इट डिड अफेक्ट हिम। उन्होंने इसे इंटरव्यू में भी मेंशन करा। उनकी बैक बहुत अच्छी है, आई अग्री, बट जैसी अपडेट्स हम देख रहे थे एरिन बैंक्स की, वो हमें स्टेज पर नहीं दिखाई दी। और ये जो आंट की डेथ हुई थी, आई थिंक ये एक वैलिड रीजन समझ में आता है इस चीज का, क्योंकि जहां तक मुझे याद है उन्होंने इसी टाइम पर आई थिंक अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी डीएक्टिवेट कर दिया था, जो आई डोंट नो अब उन्होंने दोबारा एक्टिवेट करा है या नहीं। अगेन गाइस, अगर उनकी बात करें तो हिज बैक इज वेरी गुड। एक चैंपियन की बैक ऐसी ही होनी चाहिए, बट इफ वी लुक एट हिज आर्म, अब गाइस ऑनेस्टली आई हैव नो लाइकिंग टू एनी एथलीट, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट आई एम सीइंग, आई एम स्टेटिंग। इनके आर्म जो है ना गाइस, वो साइज में इनकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। काफी पतले आर्म लगते हैं इनके अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस चैंपियन से। तो अपनी इस बात को बैक करने के लिए मैं आपको रीजन दूंगा। ये देखिए, रनर अप ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के आर्म्स, या फिर इवन जेरेमी बॉन्डिया के। ही वाजंट इवन ह्यूज गाइस बाय नो मीन, बट आर्म्स इन एक कंप्लीट प्रोपोर्शंस वाली चीज दैट वाज नॉट मिसिंग। बट यस, यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से कि रेमंड एडमंड्स जो 2019 के मेंस फिजिक विनर हैं, उनके आर्म्स काफी ह्यूज थे और वो भी एक तरह से उनकी बॉडी के प्रोपोर्शंस में नहीं थे। तो आपका पॉइंट मैं नोट करता हूँ, एंड यस इट इज ऑलराइट इन दैट केस। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं अली बिलाल, जिनकी पोजिंग लाइक ऑलवेज आते ही एक बड़ी सी पॉजिटिव सी स्माइल, बट हाँ डेफिनेटली वो साइज इंक्रीज हम यहाँ पर अली बिलाल का फ्रेम पर देख सकते हैं, और वो उनके 100% फेवर में गया। नो डाउट अली बिलाल फर्स्ट कॉल आउट में थे, जो बहुत ही बड़ी बात है गाइस। फर्स्ट कॉल आउट मतलब वैसे तो टॉप 6 या 7 में एंट्री कर लेना आपका इजीली, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द फाइनल्स क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो गए थे तो इन्हें सेकंड लास्ट कॉल आउट में भेज दिया गया, फिर से जज करने के लिए दूसरे एथलीट्स के कंपैरेटिवली। तो अपने फर्स्ट प्रो ईयर में ही फर्स्ट कॉल आउट में बुलाया जाना, उसके बाद टॉप 10 में एंट्री कर लेना। इनकी प्लेसिंग यहाँ पे रही 9th। सो इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू हिम गाइस, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रैंकिंग, एंड इनमें डेफिनेटली वो पोटेंशियल दिखता है। फिर आते हैं भुवन चौहान। जैसा मैंने कहा साइज डाउन था इनका, मसल्स पूरी तरह से फ्लैट पड़े थे। आई डोंट नो क्या बात थी कि ठीक तरह से यहाँ पर भी कार्ब लोडिंग नहीं हो पाई, वो इतना उभर के नहीं आ पाए। एज अ रिजल्ट इनको 5th कॉल आउट में बुलाया गया, जिसका मतलब इजीली 25 से 30 तक के बीच की रैंकिंग है, जो मैं अच्छी बुरी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर और भी एथलीट्स से गाइस जो उसके बाद आए थे, एंड वहां तक पहुंचना भी इज नॉट इजी। लेटर इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करा कि ये मायोसिटिस से डायग्नोस थे, देन पीक वीक में इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये ऑफ आए। बट आई थिंक रियल रीजन इनके ऑफ आने का कुछ और है, वो भी शो आफ्टर शो, क्योंकि लगातार अगर आप थोड़ा सा फ्लैट आ रहे हो, आप मसल्स को सही तरीके से फुल नहीं कर पा रहे, कार्ब लोड नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो आई थिंक दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मूविंग ऑन टू ब्रैंडन वर्सेस एरिन। देखो गाइस, मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन इस वीडियो में भी दे चुका। मेरे हिसाब से ब्रैंडन का फ्रंट पोज डोमिनेटिंग है, टोटली है, एंड ही वाज रियली शार्प, एंड बैक में जो ट्री बन के आता है इंसेन लेवल का, वो अभी भी था एंड मोर इंप्रूव्ड देन लास्ट ईयर। और इस बार तो ब्रैंडन ने पोजिंग रूटीन डिसाइड भी ऐसी करी थी कि बार बार वो उस चीज को फ्लॉन्ट कर रहे थे। ही वाज स्क्वीजिंग हिज बैक अ लॉट, बट जजेस ने एरिन को चुना, जो खुद एरिन के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड सा लगा। खैर आई थिंक ज्यादा ही बोल दिया मैंने कुछ, बट गाइज इट्स ऑल जस्ट अबाउट माई ओपिनियन। ये बस मुझे फील हुआ, और आप चाहोगे भी कि इस चैनल पर मैं अपनी ओपिनियन क्लियरली बताऊं। जो मुझे लग रहा था मैंने बता दिया, आपको कैसा फील हुआ वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। टॉप 6 के लिए कॉल आउट में चुने गए थे कायरन होल्डन, जो आई डोंट नो व्हाई गाइज जजेस को इस बार अच्छी
अच्छे नहीं लगे और प्लेस कर दिए गए 6th प्लेस पर, जबकि ही वॉज शार्प एज ही ऑलवेज कम्स। चार्जो ग्रांट लास्ट ईयर इनकी प्लेसिंग थी 12th और इस बार इन्होंने सीधे जंप करके 4th प्लेस पर आ गए। सो इट वॉज अ सिग्निफिकेंट अप मूव राइट। लास्ट ईयर इनको क्वालिफाई करने के लिए शोज भी कई सारे करने पड़े थे। आई थिंक 9-10 शोज में इन्होंने अपीयर करा था, उसके बाद क्वालिफाई कर पाए थे। बट इस बार इन्होंने वैंकूवर प्रो जीता एंड ही वॉज फोकस्ड एंड प्रॉपर शार्प मिड सेक्शन, ग्रेट शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, जो कि एक मेजर स्टेबल रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे मेंस फिजिक डिवीजन की, और वो प्रॉपरली नेल थी इनकी फिजिक पर। और बैक से एक क्रेजी वी टेपर विद डिसेंट थिकनेस इन हिज बैक, अ वेरी टॉल विद एस्थेटिक फिजिक एंड आई वुड से पूरी तरह से ये फुल आए थे और इसीलिए फिजिक कहीं भी डाउन नहीं लग रही थी और काफी रेस्पेक्टफुली 4th प्लेस पर इनका नाम ले लिया गया। 5th पर प्लेस करने वाला एथलीट है एडवन पाल्मीरा। ब्राजील सुपर शो जीत कर क्वालिफाई कर गए ओलंपिया के लिए एंड अपनी फाइब्रस और स्ट्राइटेड बैक के बेस पर टॉप 5 में प्लेस बनाई। इनकी भी लोअर बैक में ट्री सा बनता है और एक प्लीजिंग सा स्ट्रक्चर ये कैरी कर रहे थे, और इस सब के ऊपर गाइस एक स्मॉल वेस्ट की वजह से एक ग्रेट वी टेपर जो बन रहा था इनका, वो कमाल का लग रहा था। और कॉल आउट से ही पता लग गया था कि इनको जजेस बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो इनकी वेस्ट मैन एंड ऊपर जाते हुए हाउ वाइड ही गेट्स। 3 पर डियोगो ने इस साल भी अपनी जगह बनाए रखी, जो कि एक अच्छी बात है इतने टाइट अप लाइनअप में। एंड मुझे तो गाइस इनकी फिजिक बहुत पसंद है। एब्स वैसे तो इनके इतने ब्लॉकी और डीप सेपरेटेड नहीं है, बट एक जो गाइस एक्चुअल बीच बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है, एक जो आइडल बीच बॉडी लगती है, वो मुझे इनकी ही लगती है। उसे ये पूरी तरह से नेल करते हैं और ड्राइनेस ये नेक्स्ट लेवल की कैरी करते हैं स्टेज पर। तो एक काफी जस्टिफाइबल पोजीशन थी इनकी है। कुल मिलाकर गाइस ये डिवीजन बहुत ही कंपेटिटिव रहा इस साल। बहुत सारे न्यू एथलीट्स बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर लेकर आए थे। बस एक ये थोड़ा दुख रहेगा कि नेक्स्ट ईयर हमें ब्रैंडन और जेरेमी के बीच एक सिजलिंग टाई ब्रेकर वाली फाइट नहीं देखने को मिलेगी। बट गाइस ऑनेस्टली बताओ, क्या आपको लगता है कि इस लाइनअप पर जेरेमी इस लेवल पर पहुंच भी सकते हैं कि टॉप 2 या 3 में आ जाएं और कंपेयर करे जाएं इतने बड़े एथलीट से? इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूं, बट आपकी अगर ओपिनियन हो देखने की तब बताओ एंड आई विल मेक इट। बट अब तो एरिन और जेरेमी की एक कॉल आउट की ही होप करनी पड़ेगी, जहां पर जेरेमी बॉन्डिया बताना चाहेंगे एरिन को कि ही इज नॉट इररेलेवेंट। लेकिन आई थिंक उस आर्ग्यूमेंट के बाद से ही जो एरिन बैंक्स एक बैड लाइट में आने लगे हैं, उसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं, एक दूसरी ओपिनियन से भी देखा जा सकता है। मे बी ही इज जस्ट ड्रिवन, शायद वो बस प्रूव करना चाहते हो खुद को, शायद ही जस्ट वांट्स इट सो बैडली कि उनकी उस फायर को हम लोग उनका एरोगेंस समझ लेते हो। ये कहना कि आई एम गोइंग टू विन कभी एरोगेंट साउंड कर सकता है एक पर्सपेक्टिव से, बट अगर इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट भी साउंड कर सकता है। अब ये क्या है, ये आपका पर्सपेक्टिव से डिसाइड करेगा। बट एनीवेज अब हम मूव करते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन पर। तो यहाँ पर एक प्लेसिंग बहुत ही शॉकिंग थी मेरे हिसाब से, और आप लोगों को भी शायद लगी ही होगी, और वो है गाइस टेरेंस रफिन की, जो 2021 और 2020 में लगातार 2 साल मिस्टर ओलंपिया में रनर अप रहे। इनकी फिजिक हमेशा से ही बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग रही है, और लास्ट ईयर ही डेफिनेटली पुश्ड क्रिस इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड कई पोजेस। इस बार टेरेंस शो में जाते हुए जो इनकी अपडेट्स हम देख रहे थे, तब तो काफी ज्यादा इंप्रूव लग रहे थे, बट जजेस ने इस बार इनको सीधा सेकंड से 6th प्लेस पर रख दिया। टेरेंस इस बार 3rd कॉल आउट में ड्रॉप कर गए, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉप था टेरेंस के लिए। इस बार ही वाज नॉट एज कंडीशन और शार्प जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था, बट ही लुक्ड रियली गुड, स्पेशली माइक समरफील्ड से, एंड कुड इजीली रिप्लेस हिम इन 2nd कॉल आउट। बट स्टिल 3rd कॉल आउट में जो लोग थे गाइस, उनके बीच में टेरेंस वाज लुकिंग वे स्मॉलर, क्योंकि 3rd कॉल आउट के सारे एथलीट्स वर टॉल इनफ, फिर चाहे वो वेस्ली विजर्स हो, माइकल डबूल हो, फैबियन मायर्स हो, या फिर एलेक्स कॉम्ब्रिनो। एनीवेज गाइस, इस बार क्लासिक डिवीजन में मुझे ऐसा लगा कि हाइट को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि अगर आप टॉप 6 में 4 एथलीट्स को देखोगे तो दे आर रियली टॉल। टेरेंस वाज ओनली अ लिटिल सॉफ्टर बैक पोजेस में, एंड वही चीज जजेस को काफी लगी 3rd कॉल आउट में उन्हें स्टैंड करने के लिए, क्योंकि आई थिंक बाकी सब कंडीशनिंग को तो पूरी तरह से नेल कर रहे थे, और इन टर्म्स ऑफ श्रेड्स एंड हार्डनेस कोई भी कहीं भी लैक नहीं कर रहा था। बहुत ही कंपेटिटिव डिवीजन था ये। वेस्ली विजर्स जो इस बार एक कर्स ब्रेक करके टॉप 10 में प्लेस कर गए, उनको कांग्रेचुलेशंस। और गाइस, इनकी फिजिक की जो लाइंस हैं और जो पोजेस हैं वो टोटली विंटेज टाइम के बॉडी बिल्डर्स के हैं, एंड कंडीशनिंग भी इस साल वेस्ली ने प्रूव कर दिया कि वो कंटिन्यूअसली नेल कर सकते हैं। पहले आर्नोल्ड क्लासिक में आई थिंक वेस्ली 3rd आए थे, और फिर यामामोतो प्रो में और भी ज्यादा कंडीशन आए एंड ही वॉन द टाइटल। यहाँ पर वेस्ली की कंडीशनिंग स्टार्टिंग के कंपैरेटिवली कॉल आउट में आते आते जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा था थोड़ी सॉफ्ट हो रही थी, स्पेशली बैक पोजेस में। और अगर ये वैसे ट्राई बने रहते ना गाइस, तो जैसे ये लास्ट 2 शोज में बने रहे हैं तो डेफिनेटली और भी ऊपर प्लेस कर सकते थे। बट एनीवेज ये इनके लिए एक अच्छा साल था, एक अच्छी प्लेसिंग, एंड ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पहले ओवरलुक हो रहे थे। माइकल डबूल को मैंने 6th प्लेस का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बताया था, एंड ही डिलीवर्ड टू। जो इनकी सिग्नेचर कंडीशनिंग है गाइस, जो क्रेजी इंसेन लेवल के फाइबर्स ये कैरी करते हैं अपने ग्लूट्स तक में, वो एक प्रॉपर यहाँ पर भी कैरी कर रहे थे। बट गाइस, ये बहुत ज्यादा पॉजिंग के दौरान शेक कर रहे थे। अब इसका रीजन ज्यादा डिहाइड्रेट होना था या फिर एक इस लेवल के स्टेज पर कॉन्फिडेंस का,
आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता गाइस, बट इट श्योरली वाज देयर एंड ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम पोजिंग। और सिर्फ एक यही रीजन था जिसकी वजह से जजेस ने इनको 10th पर मूव कर दिया, वरना जो पतली पॉलिथीन जैसी स्किन ये कैरी कर रहे थे और हर जगह सेपरेशन हर एक मसल में ये शो कर रहे थे, दैट वाज फिनोमिनल। बात करते हैं 5th प्लेस की, जहां पर आए हैं माइक सोमरफील्ड, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी कंडीशनिंग और हार्डनेस कैरी करी थी। ये आए थे सेकंड लास्ट कॉल आउट में ब्रियन एंसली और उर्स कैल्सिंस्की के साथ। उर्स कैल्सिंस्की को यहाँ जजेस ने फिर से 3rd पर प्लेस कर दिया और ये एक तरह से जस्टिफाइबल नहीं लग रहा था गाइस। नाउ ही हैज दिस क्लासिक स्ट्रक्चर, बट इतनी इंप्रूवमेंट के बाद भी हिज फ्रेम डज नॉट लुक फुल। और हाँ, इनकी कंडीशनिंग भी नेक्स्ट लेवल नहीं थी, बट ब्रियन एंसली द मैन, क्लासिक 3 डिवीजन के लेजेंड, ये बैक शॉट्स में तो टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे पूरे लाइनअप को। फिर चाहे वो इस कॉल आउट की बात हो या फिर एक सबसे पहला जो कॉल आउट हुआ था जहां पर स्टार्टिंग में जजेस ने सबको रखकर पोस्ट डाउन करवाया था, इवन क्रिस बमस्टेड भी इनकी बैक को मैच नहीं कर सकते। लास्ट ईयर ब्रियन एंसली आए थे 3rd पर, और प्री जजिंग देखकर मैंने हर जगह जैसे इंस्टा पर हर जगह चेक करा, एवरीवन वाज लाइक ही टोटली डिजर्व्स 3rd प्लेस दिस ईयर एज वेल। ब्रियन का वन ऑफ द वेरी बेस्ट पैकेज, पूरी ड्राई बॉडी, हार्ड एंड मैक्सिमम लेवल तक पीक्ड। आई मीन गाइस ऑनेस्टली बिल्कुल हार्ड पत्थर जैसी इनकी बॉडी हो रही थी, और इनके जैसी मसल मैच्योरिटी आई थिंक सिर्फ क्रिस ऑन करते हैं। और नेक्स्ट ईयर से अब ये मूव हो रहे हैं 212 डिवीजन में, जो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। और एक जो रेस्पेक्ट ब्रियन ने यहाँ बनाई है गाइस, आई मीन सब इनको गले लगा रहे थे। जब वो 4th आए तो इट वाज अ मूवमेंट, क्योंकि एवरीवन शोड रेस्पेक्ट टू हिम। हर साल कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके दिखाया हमें ब्रियन ने 44 इयर्स ऑफ एज में भी, जो एक बहुत बड़ी बात है गाइस। ही ट्रूली इज अ लेजेंड। टॉप 3 में आते हैं उर्स, रामोन एंड क्रिस। उर्स की हमने बात कर ली है, माय थॉट्स आर वेरी क्लियर अबाउट हिम। ब्रियन को 3rd प्लेस पर होना चाहिए था, और उर्स कैल्सिंस्की का फ्यूचर इस डिवीजन में बहुत ब्राइट है, बट अभी ही नीड्स 2-3 साल उस लेवल की मसल मैच्योरिटी को लाने के लिए और अपने फ्रेम को पूरी तरह से फुल करने के लिए। आई थिंक जो एक एज मिली उर्स को, वो उनकी पोजिंग से मिली। मूविंग ऑन टू टॉप 2, रामोन डिनो वर्सेस क्रिस बमस्टेड। प्री जजिंग में ही पता चल गया था गाइस कि ये टॉप 2 होंगे। जजेस ने इनको बिल्कुल लास्ट में बुलाया एंड पोजिंग करवाई। रामोन के आर्म्स एंड फोर आर्म्स बहुत ही ह्यूज हैं गाइस, नॉट इवन क्रिस कैन बीट हिम इन दिस डिपार्टमेंट। बट इसके अलावा एक भी पोज ऐसा नहीं था जहां पर क्रिस वॉज टचेबल। दोनों बहुत ही अच्छी पोजिंग करते हैं, बट क्रिस ही इज ऑन नेक्स्ट लेवल। जैसे ही आकर उन्होंने अपना फर्स्ट पोज हिट करा, बैम, किसी का स्ट्रक्चर, किसी की लाइंस इस लेवल की आती ही नहीं, और हमें पता लग गया था कौन जीतने वाला है। प्री जजिंग होते ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी विद द टाइटल क्रिस वर्सेस रामोन, एंड थंबनेल में था कि क्रिस इज विनिंग, जो एंड रिजल्ट भी आया। क्लासिक फिजिक डिवीजन में ये 2 चीजें ही थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली हुई, टेरेंस की पेसिंग और ब्रियन एंसली का 4th आना। अदर देन दैट, फ्यूचर में मैं क्रिस एंड रामोन की फिजिक को बढ़िया तरीके से कंपेयर करूंगा, क्योंकि कोई कह रहा था कि क्रिस का लेफ्ट आर्म इंजर्ड था। उस सब के बारे में बात करेंगे फ्यूचर कंपैरिजन वीडियोस में। बाकी गाइस, रामोन को वेट कैप हिट करने में कुछ इश्यूज आए थे, और सेम ही इशू टेरेंस रफिन को भी आए थे, लेकिन क्रिस की हाइट रामोन से भी आई थिंक 1 या 2 इंच ज्यादा है, और इसी वजह से उनके पास अभी भी आई थिंक 10 से 15 पाउंड तक की स्पेस है और ज्यादा वेट पुट ऑन करने की और ज्यादा मसल गेन करने की। और इस साल के क्रिस वर बिगर, शार्पर एंड मोर कंडीशन देन लास्ट ईयर। आप ये साइड पोजिस में ग्लूट्स देख लो, बस आप खुद समझ जाओगे। रामोन के ग्लूट्स एंड लेग्स एंड क्रिस के ग्लूट्स एंड लेग्स, कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है विजिबली कंडीशनिंग का, ड्राइनेस का। क्रिस एट हिम। आई थिंक इट विल कम टू रामोन विद ईयर्स, बट यहाँ पर क्रिस की जो ड्राइनेस आ रही है और जो श्रेडेड टू बोन वाला सीन दिख रहा है, क्रिस बहुत आगे थे। इट वॉज हिज बेस्ट कंडीशनिंग साइज, द अमाउंट ऑफ मसल ही वॉज कैरिंग, द हार्ड रॉक लुक, सब चीजें थी यहाँ पर। इस लेवल की कंडीशनिंग तो गाइस हैनी का कमाल है। हैनी आई थिंक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोच है आज के टाइम पे, और इनके अब 22 टाइटल्स हो गए हैं, जस्ट विंस गाइस, और वो भी ओलंपिया की। यहाँ कोई प्रो शो की विन या फिर 2nd 3rd प्लेस को काउंट ही नहीं कर रहा है, ये प्योरली टाइटल विन है ओलंपिया की। अब आप सोच लो गाइस हाउ केपेबल ही इज इन लर्निंग एवरी एथलीट। डायरेक्ट जो शायद 3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे 212 डिवीजन में कंडीशनिंग में, नेक्स्ट ईयर उन्होंने हैनी के साथ काम करना स्टार्ट करा, और फिर बैम, उसी साल 212 डिवीजन का टाइटल जीत लिया। और फिर नेक्स्ट ईयर ही डिसाइडेड टू मूव टू ओपन डिवीजन, और अपने डेब्यू में ही ओपन कैटेगरी में 2nd आ गए। हैट्स ऑफ टू हैनी। एथलीट से ज्यादा आई थिंक कोच की तारीफ होनी चाहिए यहाँ पर तो, क्योंकि हर एक चीज वो डिजाइन करते हैं। कभी हार्डी को सेशन दे रहे हैं तो कभी डायरेक्ट को और फिर क्रिस को। एक बैलेंस रखना इतना ज्यादा और जस्टिफाई करना हर एक एथलीट को टाइम को, और फिर ऐसे बेस्ट रिजल्ट्स लाना, इट शोज हाउ मच यू गिव योर हार्ट इनटू समथिंग। फिर पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस में क्रिस से पूछा भी गया कि क्या आप वो ओपन डिवीजन की तरफ मूव करेंगे या उनका कोई प्लान है रिटायर होने का। तो क्रिस का कोई प्लान नहीं है टू रिटायर या फिर ओपन डिवीजन में जाने का। क्रिस ने ये चीज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दी। क्रिस ने क्लियरली बताया यहाँ पर गाइस कि बहुत ज्यादा खबर उड़ रही है कि वो रिटायर हो रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। आई एम लविंग इट, मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ इस डिवीजन में, एंड आई एम रिटर्निंग नेक्स्ट ईयर। और मेरे लिए मसल पुट ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट नो लोग कैसे वेट कैप हिट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कट करना पड़ रहा है। मेरे लिए तो यही एक इशू है कि और ज्यादा मसल कैसे ऐड करूं। आई हैव अ हार्ड टाइम विद दिस थिंग। और क्लासिक फिजिक डिवीजन इज द डिवीजन वेयर आई सेटल इन। ये डिवीजन मेरे लिए ही बना है एंड इट सूट्स मी द मोस्ट। तो गाइस इट्स वेरी क्लियर कि कोई भी एथलीट क्लासिक फिजिक डिवीजन के टाइटल को आगे भी टच नहीं करने वाला कुछ साल, और क्रिस रेडी है नेक्स्ट ईयर भी अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। बहुत ही मजा आया इस साल के ओलंपिया में गाइस, बिल्कुल पैसे वसूल हो गए। और नेक्स्ट टाइम गाइस मैं खुद आप लोगों के लिए पेपर व्यू खरीदूंगा।
सबके लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों को गिव अवे जरूर करूंगा जिससे आप लोग भी लाइव देख पाओ मिस्टर ओलंपिया। वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर न्यू सीजन के लिए। सो ये सब हुआ 2022 के मिस्टर ओलंपिया का रैप अप मेरी तरफ से। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ गाइस तो मुझे कमेंट्स में बता दो। आई डोंट थिंक कुछ रह गया है। और अब फिर से कंपैरिजन वीडियोस इस चैनल पर आई विल स्टार्ट। बट यस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसी ही और बॉडी बिल्डिंग डिस्कशन देखना चाहते हैं तो।